महाविकास आघाड़ी में गठबंधन को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हुई। क्या इसका अर्थ ये समझा जाए कि महाविकास आघाड़ी अब 24 के बाद उसका भविष्य नहीं है? महाविकास आघाड़ी का गठबंधन ये 2019 में शुरू हुआ और महाराष्ट्र में शुरू हुए इस गठबंधन को अभी नेशनल लेवल पे एक मान्यता मिली है। शिवसेना हमारे साथ आई और शिवसेना का आपने देखा जिस प्रकार से शिवसेना में एक फूट हुई, उसका खेद मुझे लगता है भारत के सभी पार्टियों के लोगों के बीच में है और भारत की जनता को भी इस चीज का खेद है। तो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है 24 में भी रहेगा, 29 में भी रहेगा और उसके आने वाले समय में भी रहेगा और किसी भी हालत में हम देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को या फिरका परस्त तत्व को रोकने के लिए प्रयत्न करेंगे और इस पर हम कामयाब होंगे। लेकिन पवार साहब की बातों से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने तक कहा है कि पवार साहब सोच समझ के बोलते, बहुत उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं नहीं जानता मुख्यमंत्री महोदय पवार साहब को कितना जानते हैं, लेकिन पवार साहब एक दिशा दर्शक नेता है। आने वाले समय की दिशा उनके वक्तव्य से, उनके संभाषण से, उनके बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें पता लगती है। मुझे लगता है कि पवार साहब इस महागठबंधन के एक नायक हैं और पहले से उनकी भूमिका इस प्रकार से रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी मजबूती हमारे महाविकास गठबंधन को होगी। वज्रमूठ रैली में वो नहीं आएंगे, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। आखिर क्या वजह है कि पहले कहा गया था पवार साहब आएंगे, अब कहा जा रहा है कि पवार साहब नहीं आएंगे? इसके ऊपर और जानकारी लेके बात करूंगा क्योंकि आज ही मैंने किसी चैनल पे बात सुनी कि शायद वो नहीं आने वाले, लेकिन इसके पहले बात थी कि वो आएंगे, लेकिन और जानकारी लेके आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, संजय राउत ने कहा है कि सरकार का डेथ वारंट जो है वो जारी हो गया। वही दूसरी तरफ छगन भुजबल साहब ने ये कहा है कि अगले 15 दिन में सत्ता परिवर्तन मतलब हो सकता है, मुख्यमंत्री जो है वो बदल सकते हैं। इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सारी हियरिंग पूरी हो चुकी, प्लीडिंग्स पूरी हो चुकी है और अभी इंतजार है तो सिर्फ फैसले का। फैसला इस हफ्ते आएगा, अगले हफ्ते आएगा, लेकिन मई के 15 तारीख के अंदर आएगा, ऐसी अपेक्षा हमारे पास है। हम अपेक्षा हम करते हैं और जहां तक कानून के जानकारों का मानना है, उनका सबका यही कहना है कि 16 विधायकों की को निष्कासित करने वाला फैसला होगा, क्योंकि इस फैसले का इंतजार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को नहीं बल्कि भारत के संविधान के माध्यम से बहुत ही अहम फैसला होने वाला है। इसीलिए शायद ऐसा कह सकते हैं कि शायद 16 विधायक निष्कासित होंगे। अब 16 विधायक जाएंगे तो खाली मतलब मुख्यमंत्री उसमें है। अब मुख्यमंत्री का अगर इस्तीफा हुआ तो कैबिनेट का इस्तीफा होता, सरकार का इस्तीफा होता और नई सरकार बन सकती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। सर, उद्धव ठाकरे ने ये कहा है जलगांव की सभा में, प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर कटाक्ष उन पे किया है कि फकीरों का क्या है, वो तो एक दिन झोला लेकर चले जाएंगे लेकिन जनता के हाथ में कटोरा दे दिया जाएगा। आप उनके इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? बिना नाम लिए हुए कटाक्ष किया गया। नहीं, मैं दूसरी बात कहूंगा कि सम्माननीय मोदी साहब जब 2014 के चुनाव में रैली में उतरे तो उन्होंने कहा कि भारत का बहुत सारा काला धन विदेश के बैंकों में लगा हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे कानून बनाएंगे कि जो भी टैक्स है उसके ऊपर हम रेड करेंगे, वहां से काला धन लेकर आएंगे और हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। ऐसे देश के उस समय के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। चुन के आने के बाद ये पूरा जुमला हो गया। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां देंगे, ये भी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद ये जो उनका मुद्दा था ये जुमला बन गया। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे साहब ने अगर कुछ बात कही है तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज जिस हिसाब से देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत देश के लोगों के हाथ में आने वाले समय में क्या उनका भविष्य रहेगा, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई प्रायोजन नियोजन आज भारत सरकार के पास नहीं है। पाश्चात्य देश के अगर आप देखेंगे, यूएस हो गया, यूरोप हो गए, पूरी तरह से इनकी इकोनॉमी को ध्वस्त होती जा रही है। बड़े बड़े बैंक वहां पे खालसा हो चुके हैं और भारत देश के दरवाजे पे बेरोजगारी आके रुकी हुई है। तो इस मुसीबत का हम किस प्रकार से सामना करेंगे, आज इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही में अजित पवार को तोड़ने की कोशिश के सवाल पर पवार साहब ने कहा था कि अगर कोई इस तरह की रणनीति बना रहा है तो करने दीजिए, हम अपनी भूमिका पर काम है, अपना काम करेंगे। आखिर क्या अजित पवार जी पर दबाव है, तोड़ने की कोशिश हो रही है?
देखिए, अजीत पवार जी किसी पार्टी के दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं है। बहुत ही सक्षम नेता है, उनको मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या और कोई पार्टी अजीत पवार जी को डरा सकती है। अजीत पवार जी एक सक्षम नेता होने के बावजूद कानून की बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। जहां तक पवार साहब ने कहा हमारी भूमिका कायम है, इसका मतलब महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में रहने की जो हमारी भूमिका है, उसमें एनसीपी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है और उसमें बाला साहब ठाकरे की, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है, वो हमारी भूमिका कायम है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी का और शिंदे सरकार का महाराष्ट्र में विरोध करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमारा इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर ये सरकार निष्कासित होती है तो और कोई रणनीति बनकर हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश करेंगे।